नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार दिवस में आए कई बच्चे बीमार हो गए हैं। खबर यह है कि बिहार दिवस में बच्चे आए थे जो बीमार हैं और पीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी थी और इस वजह से बच्चों में डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई। पीएमसीएच में डॉक्टरों की टीम जो है फिलहाल बच्चों के इलाज में जुटी है और बच्चों में तेजी से सुधार हो रहा है। यह पीएमसीएच अधीक्षक का बयान है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की स्थिति सुधर रही है और तेजी से सुधर रही है। बिहार के अलग अलग जिलों के बच्चे हैं और बिहार दिवस समारोह में भाग लेने के लिए ये पटना पहुंचे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार दिवस में आए कई बच्चे बीमार और डिहाइड्रेशन की शिकायत इनमें हुई क्योंकि धूप काफी तेज थी। ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां से बच्चे आए थे बिहार दिवस के लिए और तेज गर्मी की वजह से, तेज धूप की वजह से डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई। हालांकि पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है और अभी जो अधीक्षक का कहना है कि सभी बच्चों की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। रजनीश है फोन लाइन पर हमारे साथ। रजनीश, क्या अपडेट है? देखिए विवेक, पटना के गांधी मैदान में अभी बिहार दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तीसरा दिन है और इस दौरान बिहार भर के कई जिलों के बच्चे जो है प्रतिभागी बनकर यहाँ पटना पहुंचे। लेकिन इस दौरान जो भीषण गर्मी है, जो अधिकतम तापमान है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इस वक्त 15 तकरीबन बच्चे जो हैं वो पीएमसीएच पहुंचे हैं। अभी फिलहाल 11 बच्चे पीएमसीएच पहुंचे हैं। अभी फिलहाल 11 बच्चे जो हैं उनको एडमिट किया गया है। बाकी 4 बच्चों को यहां से छोड़ा गया है। बाकी गांधी मैदान में जो भी बच्चे हैं उनको शिविर, सभी बच्चों में क्या बीमारी है और क्या परेशानी हो रही है हम डॉक्टरों से ही जानते हैं। यहाँ के चाइल्ड एचओडी भी हैं और अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर भी हैं, उनसे सीधे हम बात करते हैं। सर, कुल कितने बच्चे एडमिट हुए हैं, क्या परेशानी? 11 बच्चे एडमिट हुए हैं और 5 ओपीडी से कल इलाज करा करके रात में चले गए हैं। तो ये गांधी मैदान में आए थे फंक्शन में भाग लेने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जो इन लोगों का हिस्ट्री है उसे फूड पॉइजनिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है क्योंकि ये गोलगप्पा वगैरह शायद बाहर में खाए हैं, तो उसके चलते ही लगता है कि है। लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं, स्टेबल हैं, कहीं किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इन लोगों को जो भी है दवा वगैरह मुफ्त वगैरह सब हम दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खतरे से बाहर हैं बच्चे, खतरे से बाहर हैं। और उसके लिए एक और चीज़ बता दें आपको कि एक अलग से वार्ड भी हम लोग के लिए रिजर्व कर दिए हैं एचओडी के बात करने के बाद, और आईसीयू भी 6 बेड का हमने रिजर्व कर दिया। कहाँ के बच्चे हैं एक बार हम जानना चाहेंगे? 7 मरीज जो है सो सीतामढ़ी के हैं, 3 औरंगाबाद के हैं, 1 पूर्णिया के हैं और 5 जो ओपीडी मरीज आए थे वो कटिहार के हैं। बिल्कुल, यहाँ के जो एचओडी है उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर AK जायसवाल साहब हैं। जायसवाल साहब, ये बताइए कि जिस तरह से बच्चे खुशी खुशी, क्या लग रहा है ये टेम्परेचर का? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग प्रेजेंट किए हैं पेन एब्डोमेन लेके और वॉमिटिंग है, थोड़ा लूज मोशन भी हुआ है। तो ये मेनली होता है कि कुछ खाने पीने के इन्फेक्शन से होता है। जैसे बच्चों ने मान लीजिए हाथ को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया और कुछ खाया, या बाजार का कुछ सामान, खुला सामान खा लिया, चाट और समोसा, इस तरह की चीज़ें, जैसा कि अभी स्टूडेंट्स आप भी बता रहे थे। तो उस हालत में बच्चों को कहीं से इन्फेक्शन हुआ है खाने का, जो चाहे बाहर का खाएं और हाथ को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किए हों। हाँ जी। अभी जो बच्चे हैं, क्या डिस्चार्ज करने की जो प्रक्रिया है कब तक होगी? ये देखिए, मैंने बताया है, अभी बच्चों से भी हम लोग ने अभी अपने से भी मैंने देखा और हमारे जो और बाकी चिकित्सक वो भी लगे हुए हैं। तो जो बच्चों की स्थिति है सब अभी खतरे से बाहर हैं और ज़्यादा चांसेज है कि हम लोग उसको लेट इवनिंग तक आज डिस्चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है एक दो बच्चे को आज नाइट तक स्टे करना पड़ा ताकि और ऑब्जर्वेशन के लिए तब कल। हम दर्शकों को एक बार दिखा दें कि देखिए फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है सामने, क्योंकि बाहर के जो फास्ट फूड है या फिर जो भी खाना है बच्चे जो है सेवन किए हैं, डॉक्टर भी मान रहे हैं और यही वजह है कि डायरिया की शिकायत आई है, वोमिटिंग टेंडेंसी या फिर लूज मोशन है उसकी शिकायत आई है। और ये बच्चे देखिए आप पीएमसीएच के चाइल्ड वार्ड में इस वक्त एडमिट हैं। तकरीबन 11 बच्चे यहाँ पर भर्ती किए गए हैं। डॉक्टर बता रहे हैं खतरे से जरूर बाहर हैं, लेकिन रजनीश अगर बच्चों से अगर बातचीत हो पाए, बच्चे ने क्या खाया था? जो डॉक्टर अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बाहर बिना हाथ धोए कुछ ऐसा फास्ट फूड खाया हो, गोलगप्पे खाए होंगे, तो वो जो बच्चा लेटा हुआ क्या कुछ बता सकता है? उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या खाया था उन्होंने, बिहार दिवस में आए थे तो। बिल्कुल, हम प्रयास करते हैं, जो बच्चे एडमिट हैं उनसे बात करते हैं। कहां से आए हैं आप? औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद से। पटना कब पहुंचे? तकरीबन शाम को पहुंचा। उसके बाद क्या आपने खाया? कुछ नहीं। बाहर से गोलगप्पे, चाट? जी नहीं, कुछ नहीं। नहीं।
तो आपको क्या लगता है क्यों तबीयत खराब हुई होगी? रात को रूम चेंज हुआ था, खाने के बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ आए तो ठीक से रहे और चलिए कुछ और बच्चे रात से में बात करते हैं। वोमिटिंग। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार। अब ठीक लग रहा है? हाँ, सुधार लग रहा है। कुछ और बच्चे हैं विवेक, हम ये सवाल महत्वपूर्ण है कि आपने क्या खाया, चाट पकौड़ा गोलगप्पा कुछ अगर लिया होगा तो उसका भी असर है। बाबू पटना पहुंचे उसके बाद क्या खाई आप? कुछ नहीं खाया, जो गांधी मैदान में खाना मिला था वही खाए थे। गांधी मैदान में खाना मिला था, क्या खाना था? खाना तो रोज मिलता था, दाल चावल सब्जी पापड़ और अचार वगैरह, और नाश्ता में कचौड़ी और पकौड़ी क्या वगैरह मिला। परेशानी हो रही है आपको? कुछ नहीं, वोमिटिंग बस हुआ था रात में और वही पेट दर्द हुआ था। तो विवेक देखिए बच्चे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि हम बाहर का खाना फिलहाल नहीं खाए थे, गांधी मैदान में जो सरकार की तरफ से इंतजाम कराए गए थे वही भोजन हमने किया था, लेकिन जो डॉक्टरों की टीम है मुस्तैद है। दूसरी तरफ जो खाली वार्ड है चूंकि बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा बच्चे जो है पीएमसीएच नहीं बल्कि गांधी मैदान में भी इलाज करवाए हैं, और इस वक्त देखिए तैयारी पीएमसीएच में किस तरह से कराई गई है ये जानना भी जरूरी है कि जैसे ही ये बच्चे जो है डायरिया के शिकार हुए उसके बाद पीएमसीएच पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कुल कितने बेड लगाए गए हैं एक बार हम फिर से जानते हैं। सर ये बताइए कुल कितने बेड आपने तैयार कर लिया है? 20 बेड जो है तो जनरल वार्ड में है और 6 आईसीयू बेड हमने कर दिया है, और रिजर्व रहेगा तब तक जब तक कि यहाँ जो है तो ये जो हमारा फंक्शन है बिहार दिवस खत्म नहीं हो जाता है। ये बच्चे जो है अभी आईसीयू में तो एडमिट नहीं हुए हैं अभी? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई। आईसीयू हम लोग रिजर्व करते हैं। चलिए अच्छी खबर है कि जो बच्चे आए हैं फिलहाल अभी एक तरह से कहिए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ही चल रहा है, हालांकि स्लाइन भी लगा हुआ है, लेकिन आईसीयू की नौबत नहीं आई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत करने के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो स्थिति जो है अब नियंत्रण में है जैसा कि डॉक्टर बता पा रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, राजस्थान के उदयपुर में बिहार की एक 13 साल के मासूम के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया और इस मासूम बच्ची को उसकी मौसेरी भाभी ने गर्म चाकू से दागा, उसे बेरहमी से पीटा गया और इस बच्ची को बिहार से पढ़ाने के बहाने उदयपुर लेकर आए थे। बताया जा रहा है कि बच्ची को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो सही तरीके से घर का काम नहीं करती थी। बच्ची का भाई उदयपुर में ही मजदूरी करता है और इस मामले में बाल कल्याण समिति को जैसे ही सूचना मिली टीम ने बच्ची का रेस्क्यू कराया। जलाया है। कब जलाया? कल। क्या बोला? क्यों जलाया? काम नहीं निकलती इसीलिए। और फिर क्यों नहीं करते थे काम? हाथ दुखिया ना, हाथ हिस्से और ये बस। उसकी भाभी है वो उसके साथ मारकूट कर रही है और उसको जगह जगह से उसने दाग भी रखा है। तो इस रिपोर्ट के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने चाइल्ड लाइन और सवीना थाने के माध्यम से कार्रवाई करवाई और बच्ची को रेस्क्यू कर लिया है। तो उदयपुर राजस्थान से ये तस्वीर, पढ़ाने के लिए मौसेरे भाई भाभी लेकर उदयपुर गए थे। वहां पर पढ़ाई तो नहीं लेकिन बच्ची से काम कराया जा रहा था। बच्ची जब उनके मुताबिक काम नहीं कर पाई तो इसे चाकुओं को गर्म करके दागा गया, जो ये बच्ची दिखा रही है, और एक्शन लिए जा रहे हैं। हालांकि बच्ची का रेस्क्यू किया गया है, उसे उनके भाई के यहाँ से ले जाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या क्या काम करा? तमिलनाडु के वेल्लोर में मेडिकल छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपी किशोर बताए जा रहे हैं। पुलिस बचे हुए आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पीड़ित छात्रा बिहार की रहने वाली है। 17 मार्च को अपराधियों ने छात्रा का अपहरण उस वक्त किया था जब वो अस्पताल से फिल्म देखने जा रही थी। छात्रा की तरफ से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और 5 आरोपियों में से 4 को पकड़ लिया है। और अब बात बीजेपी और जेडीयू के बीच छिड़े नए सियासी घमासान की। बेगूसराय के रजौड़ा में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। जेडीयू के पूर्व विधान पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का डीएम ऑफिस के पास पुतला दहन किया। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू मुस्लिम मामले को बेवजह तूल दिया और नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े किए। जेडीयू नेताओं ने यह भी कहा कि अगर गिरिराज सिंह सीएम नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते रहेंगे तो जेडीयू गिरिराज सिंह का न सिर्फ विरोध करेगा बल्कि उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। और आपको यह बताएं कि रजौड़ा में हिंसा के बाद गिरिराज सिंह ने रजौड़ा का दौरा किया और कहा कि बेगूसराय के साथ बिहार में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसे में वो कहां जाएं। गिरिराज के दौरे पर जेडीयू के नेताओं ने आपत्ति जताई थी।
संविधान है वो बरकरार रहेगा। किसी कीमत पर ऐसे आदमी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक नरेंद्र मोदी जी इस आदमी को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं करेगा, तब तक जनता दल यूनाइटेड का संघर्ष जारी रहेगा। गिरिराज जी का जो भाषा था और उन्होंने जो यहाँ नफरत का बीज बोने का जो प्रयास उन्होंने किया, तो लगा कि अगर इसको अभी नहीं रोका जाएगा तो बेगूसराय को भी वो दूसरे जिले के रूप में वो ढाल देंगे। जेडीयू के विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया कि कट्टरपंथियों के खिलाफ और धर्म के पक्ष में खड़ा होते ही मैं अपराधी हो गया। जेडीयू मित्रों से निवेदन है कि जितना चाहे मेरा पुतला जलाएं, लेकिन हिंदुओं को कट्टरपंथियों के हमलों से बचाएं। आपके आचरण से यह संदेह नहीं होना चाहिए कि आप ही कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला जलाए जाने को लेकर बीजेपी में गुस्सा है। बेगूसराय में सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि जेडीयू के कुछ छुटभइये नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों को समझना चाहिए कि बीजेपी को भी जवाब देना आता है। जो लोग गिरिराज सिंह का पुतला फूंक रहे हैं वो थोड़ा इतिहास देखकर देखें। भारत के इतिहास में आजादी के बाद आज तक किसी को 8 लाख वोट नहीं आया और कोई 4.5 लाख से नहीं जीता है। इसीलिए चंद पुतला फूंकने वाले लोगों को अपनी औकात और अपनी राजनीतिक हैसियत देखनी चाहिए। गिरिराज सिंह की राजनीतिक हैसियत और उसका समर्थन बेगूसराय के लोगों ने लिख दिया है इतिहास, इसीलिए वो सत्य के साथ खड़ा रहेगा। इधर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही बीजेपी पर तोड़ने की राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मोल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ आज देखिए। लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है। तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा, इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश सहनी का यह बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें उनकी पार्टी के सभी 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी विधायक दल में विलय को मंजूरी दे दी और इसके बाद मिलन समारोह में तीनों विधायक स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्रीलाल यादव प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर बुके देके हमारे तीनों विधायकों का। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सहनी से मंत्री पद छोड़ने की मांग की है। वहीं आरजेडी ने कहा कि बीजेपी ने सहनी के साथ विश्वासघात किया और उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। खेला क्या हुआ है, ये बीजेपी की नियति रही है। ये हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 है, वो 77 हो गए अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। मुकेश सहनी के आरोप पर संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि नैतिकता उनके लिए दुर्लभ चीज है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से, सर मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों एमएलए जो थे आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारी और जो अमित शाह की डील हुई थी उस वक्त संजय जायसवाल तो गेट पर भी नहीं थे। जाहिर बात है, उनके साथ वो जरूर मिले होंगे, लेकिन वो क्या हमारे गृह मंत्री जी के साथ अगर
जो भी कोई कमेंट करे उस पर मैं जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हमारी बात कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बीजेपी के कुछ लोग, उनको सबसे पहले देखना चाहिए जो 3 विधायकों को तोड़ करके उधर लेकर चले गए, वो क्या नैतिकता की बात करेंगे? एनडीए में रह करके 24 घंटे एनडीए के खिलाफ आप बोलते हैं, आप लगातार चुनाव हारने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, और उसके बाद आपको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है, आपको विधान परिषद में अपने कोटा से जगह देती है, और उसके बाद भी जिस तरह का व्यवहार और आचरण, और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाया कि पहली बार एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और एक अति पिछड़ा समाज के बेटे के प्रधानमंत्री बनने पर उसके बारे में जो कमेंट उन्होंने किया है वह किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को भी पसंद नहीं आ सकता। लुटियंस दिल्ली में अपना बंगला बनाए रखने की मांग को लेकर शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मार्च को उन्हें 15 दिनों में बंगला खाली करने का आदेश दिया था। दिसंबर 2017 में राज्यसभा की सदस्यता से शरद यादव को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और आपको बताएं कि शरद यादव पिछले 22 साल से इस बंगले में रहे हैं। शरद यादव ने याचिका में कहा कि उन्होंने अयोग्यता को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इस आधार पर उन्हें बंगला में रहने दिया जाए। और बड़ी खबर आ रही है सुपौल से, जहां 3 बहनों पर हमले से जुड़ा हुआ मसला सामने आया है। पुलिस पर केस को कमजोर करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर सुपौल से, 3 बहनों पर हमले से जुड़ा हुआ मामला, पुलिस पर केस को कमजोर करने का आरोप है। पुलिस पर पोक्सो एक्ट नहीं लगाने का आरोप है। सरपंच को बचाने का प्रयास करने का भी पुलिस के ऊपर आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल से, जहां पर एक साथ 3 बहनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर पुलिस पर। अगर आपने या फिर आपके किसी परिजन या दोस्त ने यूनियन सिविल सर्विसेज परीक्षा की मेंस निकाल ली है तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। नेक्स्ट बिहार झारखंड यूपीएससी की मेंस की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी कि आईजीपी शुरू करने की घोषणा की है। कोई भी अभ्यर्थी जो बिहार और झारखंड का रहने वाला है और 17 मार्च को प्रकाशित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कर चुका है तो वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए नैक के वेबसाइट पर 23 मार्च से पंजीकरण करा सकता है। और इस बार के आईजीपी की खासियत यह है कि इस बार मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में दिल्ली के साथ पटना में भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ पिछले साल की तरह उन अभ्यर्थियों हेतु जो दिल्ली या फिर पटना से बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थी यहां पर www.nacbiharjharkhand.org.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि नैक टीम के द्वारा उनका साक्षात्कार, सतत मार्गदर्शन उन्हें मिल सके और उनका मॉक इंटरव्यू का जो समय है वो निर्धारित किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी नैक्स के ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं और फेसबुक पेज से जुड़े रहे ताकि आईजीपी से जुड़ी जो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें मिल पाएं। तो नैक्स का गठन 2014 में 1983 बैच के आईएएस अधिकारियों ने किया था और इसका उद्देश्य न केवल अधिकारियों को उनके आपसी सहयोग और विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है बल्कि अपने गृह राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयास करना है। और इसी उद्देश्य के साथ पिछले कई सालों से नैक्स के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए अब कोर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये जो कोर्स है वो निःशुल्क और सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा आयोजित कोर्स में शामिल अधिकारी विभिन्न सेवाओं की जो होते हैं, टीम में अनुभव और एक नया ट्रेंड दोनों का मिश्रण इसमें मिलता है। जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया जाता है। इस ग्रुप में सीनियर अधिकारी भी होते हैं। कोई भी अभ्यर्थी कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकता है। ग्रुप का वातावरण काफी फ्रेंडली होता है, सकारात्मक होता है।
इसके अलावा हॉबी, कैडर, वैकल्पिक विषय, राज्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर विशेष क्लासेस होती हैं। तो पिछले साल नेक्स्ट में पंजीकृत 58 अभ्यर्थियों में से 30 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ था, जिसमें आईएएस टॉपर शुभम कुमार भी शामिल थे। इस सफलता की वजह से इस बार नेक्स्ट की टीम और भी ज्यादा उत्साहित है और इस बार दिल्ली के साथ पटना में भी ऑफलाइन मॉक की तैयारी की गई है ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन मिल पाए। खबरें लगातार जारी हैं।